हाय दोस्तों, सुप्रभात। हम लोग का एक टॉपिक चल रहा है आधुनिक भारतीय इतिहास में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले ही क्लास में जो बेसिकली प्रश्न था उसको हम लोग इंट्रोडक्शन के माध्यम से कवर कर चुके हैं। आज हम लोग इसका पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे खास करके पुर्तगाल को। और पुर्तगाल के पढ़ने के बाद जो है डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडन को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए आइए, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ प्रश्नों को क्लियर किया था उनको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए। जैसे में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत और यूरोप के साथ जो है हमेशा एक व्यापारिक संबंध बना रहा। और व्यापारिक संबंध टूटता है कब? जब कस्तूनतुनिया क्षेत्र पर तुर्कों का जब अधिकार हो जाता है तो रास्ता का आवागमन क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो यूरोप में होता है 1453 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति। 1453 ईस्वी में क्या होता है? औद्योगिक क्रांति। मतलब ये हुआ कि यूरोप वासियों ने नए नए औद्योगिक क्षेत्रों का खोज करना प्रारंभ कर दिया। तो यहीं से एक स्पेन से निकलता है एक यात्री जो पहुंचता है 1492 ईस्वी में, जो खोज करता है अमेरिका का, जिसका नाम था कोलंबस। और पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकलता है वास्को डी गामा, और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र केप ऑफ गुड होप होते हुए पहुंचता है केरल, और जा करके खोज करता है भारत का। हालांकि हम लोग कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया, लेकिन भारत कोई भूला हुआ वस्तु नहीं है जिसे खोजा जाए। खोजा उसे जाता है जो भूला हुआ रहता है। यहाँ से प्रश्न बना कि वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया तो कितने ईस्वी में? 1498 ईस्वी में। इन सब बातों को हम लोगों ने पिछले ही क्लास में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली तौर पे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। जैसे में एक बार की हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा गौर करते हैं। जैसे में यहाँ लिखा गया भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जैसे में यहाँ पर देखिए क्या किया गया। पुर्तगाल तो आया 1498 ईस्वी में, उसके बाद डच आया 1595 में, अंग्रेज आया 1600 ईस्वी में, और डेनिश आया 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में आया, और स्वीडन आया 1731 में। तो यहाँ से एक बात ये भी जाने होंगे कि पुर्तगाल जो है आया भारत में 1458 ईस्वी में, लेकिन कंपनी का स्थापना यह किया 1503 ईस्वी में। इसको याद कर लेना है थोड़ा सा। आया 1498 में, लेकिन कंपनी स्थापना किया 1503 में। डच आया 1595 में, लेकिन ये कंपनी स्थापना किया 1602 में। याद रखना है। अंग्रेज आया 1600 ईस्वी में और कंपनी का स्थापना भी किया 1600 ईस्वी में। हालांकि 1608 ईस्वी में यह कंपनी का स्थापना किया था सूरत में, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। तो यहाँ से हम मानेंगे कि 1600 ईस्वी में ही अंग्रेजों के द्वारा जो है भारत में व्यापारी कोठी का स्थापना किया गया। डेनिश आया था 1616 में, लेकिन यह कंपनी स्थापना किया 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसी आया था 1664 में, लेकिन यह कंपनी का स्थापना किया 1668 में। तो इन सब बातों को याद करते हुए चलेंगे। पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि प्रश्नों को अपने तरीके से भी थोड़ा सा याद किया जाए। हर जगह पे ट्रिक काम नहीं करता, इसलिए अपना कॉन्सेप्ट लगाना भी है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से देखिए क्या कहा गया। वही बातों को पिछले जो प्रश्न में हम लोग पढ़े हैं उन्हीं बातों को यहाँ थोड़ा सा रिपीट किया गया है, तो गौर से देखेंगे। जैसे में बोला गया कि पुर्तगाल से यहाँ से बोला गया कि पुर्तगाल से जो आया था वास्को डी गामा, तो चला था वहाँ से कितना ईस्वी में? तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि वास्को डी गामा वहाँ से प्रारंभ कब किया। तो प्रारंभ किया 8 जुलाई 1497 को। आप पहुँचा कितना? 17 मई 1498 को। तो इतना याद रखना है। 17 मई 1498 और 8 जुलाई 1497 को प्रारंभ किया था आना, और पहुंच गया था 1498 को। डेट उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन इसको याद रखना है हमेशा। 1497 को चला और 1498 को पहुंच गया। चलिए ठीक है, इतना तो हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में कवर कर चुका था। अब देखिए 1498 आवागमन कारण क्या था। जैसे वास्को डी गामा जब आया था, फिर से यहाँ देखिए हमने बताया था यहाँ पे कि वास्को डी गामा यहाँ पहुँचता है। यहाँ तो ये जो है केरल का क्षेत्र है। ठीक है, केरल और केरल में एक यहाँ बंदरगाह है जिसका नाम है कालीकट। ठीक है, कालीकट। ये कालीकट का हम बताए थे कि इसका एक और नाम है, अभी वर्तमान नाम कोझिकोड। तो ये सब बातों को याद रखना। इसका प्रेजेंट नेम क्या है? प्रेजेंट नेम है कोझिकोड। तो यह वास्को डी गामा जो पहुंचा, वास्को डी गामा,
ठीक है। ये वास्को डी गामा पहुंचा कहाँ कि कालीकट बंदरगाह पे। तो कालीकट बंदरगाह कहाँ पड़ता है? केरल में। और केरल में स्वागत किया था कौन? जमोरिन। वास्को डी गामा को भव्य स्वागत करने वाला कौन था? जमोरिन था। ठीक है, तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया। तो इस तरह से हमने बताया कि 1498 में वास्को डी गामा पहुंचा। और साथ ही साथ वास्को डी गामा केरल के यहाँ पहुंचा था तो हम बताए थे ये भी कि आज यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है मालाबार तट। मालाबार तट है ना, मालाबार तट। आइए, मालाबार तट जो है किसके लिए फेमस है? तो मसाला के लिए फेमस है। तो यहाँ से आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा कि वास्को डी गामा जब केरल के बंदरगाह जब कालीकट पे पहुँचा तो यह किसका व्यापार करने के लिए पहुँचा होगा? तो मालाबार तट कभी पूछा जाता है कि मालाबार तट किसके लिए फेमस है? तो मालाबार तट जो है मसाला के लिए फेमस है। और आप इतिहास में पढ़िएगा कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हमेशा जो युद्ध हुआ करता था यही मालाबार तट को लेकर के। तो इसी मालाबार तट पर जो है पहुंचा ये वास्को डी गामा और मसाला का व्यापार किया। मसाला के साथ साथ जड़ी बूटी और साथ साथ भारतीय जो वस्तु जो था अनमोल, उसका भी व्यापार किया। और यहाँ से कितना मुनाफा कमाया था? 60 गुना मुनाफा कमाया था। ठीक है, 60 गुना मुनाफा। इसका जो है बात जाकर के बताता है जाकर के पुर्तगाल में। तो पुर्तगाल में जाकर के बताता है कि जो भारतीय वस्तु है वहाँ से जो हम वस्तु लाते हैं तो उसका हम लोग 60 गुना मुनाफा कमाते हैं। तो यहाँ से एक पुर्तगाल का जो है शासक था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी। पिछले क्लास में भी हमने इस नाम का चर्चा किया था कि यूरोप का एक व्यक्ति था प्रिंस हेनरी, जिसको द नेविगेटर लोग कहते थे। द नेविगेटर। ठीक है, प्रिंस हेनरी को क्या कहा जाता था? द नेविगेटर। द नेविगेटर। और द नेविगेटर के अर्थ भी हम बताए थे कि इसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। ठीक है, पथ प्रदर्शक इसका नाम है। द नेविगेटर के मतलब क्या होता है? पथ प्रदर्शक। मतलब रास्ता को बतलाने वाले को क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक। तो जब जा कर के लोगों ने बताया कि यहाँ से सामान जो है, इसका सामान का जो हमें 60 गुना मुनाफा मिलता है, तो प्रिंस हेनरी क्या करने लगा कि वायसराय बना करके भेजने लगा। यहाँ पुर्तगाल से भारत भेजने लगा। तो भारत भेजने वाला जो है भारत भेजा जाने लगा। तो भारत आने वाला जो प्रथम वायसराय या गवर्नर जो है कौन था? तो इस तरह से हम लोग अब प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो प्रिंस हेनरी ने यहाँ भारत में लोगों को भेजने लगा। तो यहाँ से इसको नाम पड़ा क्या? द नेविगेटर। ठीक है, द नेविगेटर के नाम से किस जाना था? प्रिंस हेनरी को। तो चलिए आइए हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ से प्रश्न हो गया कि 1498 में वास्को डी गामा आया, तो इसका जो है कारण क्या था? कारण था मालाबार तट पहुँचना। मालाबार तट पहुँचना और मालाबार तट पहुँच करके मसाला का क्या करना? व्यापार करना। फिर से अगला प्रश्न क्या बोलता है? पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, देखिए गौर से, पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, पूछा जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या है? किस नाम से जाना जाता है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हम डच पढ़ेंगे तो डच के बारे में जानेंगे, फ्रांस पढ़ेंगे तो फ्रांस के बारे में। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? खास करके हम लोग पढ़ रहे हैं पुर्तगाल। तो पुर्तगाल से देखिए क्या प्रश्न बनता है। यहाँ बोला गया कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एस्तादो द इंडिया। ठीक है, एस्तादो द इंडिया। पूछा जाए कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या है? एस्तादो द इंडिया। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। ठीक है, यहाँ देखिए पुर्तगाली गवर्नर कौन था? मार्टिन डिसूजा था। मार्टिन डिसूजा पुर्तगाल का एक गवर्नर था जिसका नाम था क्या था? मार्टिन डिसूजा। और मार्टिन डिसूजा के साथ में एक प्रसिद्ध संत आया था भारत। ठीक है, यहाँ से यहाँ प्रश्न पूछा गया है वाला कि पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम किसने दिया? तो यहाँ कौन दिया? जेवियर। यहाँ जेवियर, इसका पूरा नाम क्या है? जेवियर। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा, जेवियर। देखिए, जो भारत में पुर्तगालियों के द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया, जैसे में अभी तो हम लोग पुर्तगाल पढ़ रहे हैं, और पुर्तगाल का जहाँ जहाँ साम्राज्य स्थापित हुआ भारत में, तो वह पुर्तगाल का साम्राज्य कहलाता है भारत में। तो वही बात को यहाँ बोला कि एक पुर्तगाली जो वाइस गवर्नर था मार्टिन डिसूजा,
जिसका नाम था मार्टिन डिसूजा, उसके साथ में एक प्रसिद्ध संत आए थे। उस संत का नाम क्या था? जेवियर। उस संत का नाम है जेवियर। आइए जेवियर प्रश्न पूछा गया है, पूछा जाएगा कि पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम किसने दिया, या एस्तादो द इंडिया किसने कहा? तो कौन कहा? जेवियर। जेवियर क्या था? एक संत था, है ना, प्रसिद्ध संत था ये, जो किसके साथ में आया था? मार्टिन डिसूजा के साथ में था। मार्टिन डिसूजा कहाँ था? पुर्तगाल का था। तो इस तरह के प्रश्न को याद करेंगे। तो वही बात को यहाँ किया गया कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा जाता है? एस्तादो द इंडिया। कहा किसने? तो यह कहा जेवियर। इतना प्रश्न याद रखेगा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से बोला गया कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत एग्जामों में पूछा गया कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन में दिया रहेगा डच, पुर्तगाल, अंग्रेज, है ना, स्वीडिश। तो वहाँ पर आप कर सकते हैं पुर्तगाल। तो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किया था किसने? तो वही पुर्तगाल किया था। पुर्तगाल किया। तो प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत जो किया वह कहाँ किया था? तो यह किया था गोवा में, ठीक है, यह कहाँ किया? गोवा में। अब देखिए साथ साथ कुछ जो है फैक्ट वाली जो प्रश्न है, जो स्टैटिक जीके के तौर पे आते हैं, उनको भी याद करते हुए चलना है। बाकी तो कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़ेंगे ही। तो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना भी किसके द्वारा किया गया? पुर्तगाल के द्वारा किया गया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा जाता है? एस्तादो द इंडिया। किसने कहा? जेवियर कहा, ठीक है, इतना याद रखेंगे। यहाँ पर ही देखिए क्या बोला, 1961 ईस्वी में। यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, जैसे में जो यूरोपीय कंपनी जो भारत में आया, जैसे पुर्तगाल आया, डच आया, अंग्रेज आया, स्वीडन का आया, जितना भी जो पुर्तगाली कंपनी आया, तो सबसे पहले आने वाला था पुर्तगाल, और सबसे बाद में भी जाने वाला कौन था? पुर्तगाल था। लेकिन सबसे बाद में आने वाला कौन था? सबसे बाद में आने वाला स्वीडिश था। स्वीडिश, देखिए सबसे बाद में आया था ये, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आया ये, और सबसे बाद में गया कौन? गया भी कौन? पुर्तगाल। तो यहाँ से प्रश्न एक बना कि वह यूरोपीय कंपनी कौन था जो सबसे पहले आया लेकिन गया सबसे बाद में? तो यही पुर्तगाल भी पहले आया भी और बाद में ही गया, सबसे बाद में गया। तो यही प्रश्न यहाँ बोला गया कि देखिए पुर्तगाली कंपनी आता है 1498 ईस्वी में भारत, लेकिन जाता है कितना ईस्वी में? 1961 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू का उस समय था जब गोवा को क्या मिला था? गोवा को आज़ादी मिला था पुर्तगालियों के कब्जे से। तो यहाँ देखिए 1498 में आता है लोग, और यहाँ जाता है कितना ईस्वी में? 1961 ईस्वी में, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखा हमने कि पुर्तगालियों को जाना पड़ा कितना ईस्वी में? 1961 ईस्वी में। किसको से हार करके गया था? डचों से हार करके गया था। हालांकि और भी कहानी आगे पढ़ेंगे हम लोग तो समझ में आएगा बढ़िया से। यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा कि प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा बहुत सारा चीज़ जो है भारत में दिया गया। जैसे में भारतवासियों को तंबाकू के बारे में जानकारी नहीं था। तंबाकू की खेती जो है किस प्रकार से किया जाए, वो खेती के बारे में जानकारी नहीं था। तो पुर्तगालियों ने उन्हें तंबाकू की खेती के बारे में सिखाया, ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेस का जानकारी तो पहले दिया ही था, जो 1556 ईस्वी की बात है। पूछेगा कि प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किया पुर्तगालियों ने कब, कितना ईस्वी में? तो 1556 में, याद रखिएगा। और प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ तंबाकू की खेती करना सिखाया भारतीयों को। और देखिए अनानास का खेती करना सिखाया, पपीता और काजू, आलू, काली मिर्च, लाल मिर्च, अल्फानी आम, इतना बात। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि पपीता जो हमारा देश में कभी कभी पपीता जो रहता है पूछ दिया जाता है कि पपीता जो है किसका देन है, किस देश का देन है? तो पुर्तगाल का देन है। अल्फानी आम जो है ये भी पुर्तगाल का। लाल मिर्च, काली मिर्च, लाल काला दोनों तरह के जो मिर्च है, काली मिर्च शायद काली मिर्च लगता है गोल की कहा जाता है। तो काली मिर्च और लाल मिर्च दोनों जो है पुर्तगालियों का ही देन है। काजू, आलू भी पुर्तगालियों का। तो यहाँ से कुछ प्रश्न को याद रखिए। तंबाकू की खेती हो गया, पपीता हो गया, लाल मिर्च, काली मिर्च, काजू और आलू और अल्फानी आम इत्यादि जो है किसका देन है? पुर्तगालियों का देन है। और हम पढ़ रहे हैं पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगालियों का देन है। अब देखिए क्या है प्रश्न। हमने बताया कि जब वास्को डी गामा यहाँ से वस्तुओं को ले आ करके इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, तो इसको मुनाफा मिला कितना? 60 गुना मुनाफा मिला। तो 60 गुना मुनाफा मिला तो प्रिंस हेनरी द्वारा वहाँ से यूरोप से अर्थात पुर्तगाल से
पुर्तगाल से वहाँ से जो है वायसराय बना करके भेजा जाने लगा कहाँ, भारत। तो यहाँ से प्रश्न अब बनता है, यहाँ से आज का क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है, जब प्रिंस हेनरी है ना वायसराय या बना करके भारत भेजने लगा, तब से प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे में यहाँ एक व्यक्ति का नाम आएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा आता है 1505 ईस्वी में और रहता है कितना ईस्वी तक, भारत 1509 तक। जैसे में यहाँ से एक प्रथम वायसराय आया, कौन आता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। देखिए वास्को डी गामा तो चला जाता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वास्को डी गामा पुनः दोबारा जो भारत आता है कितना में, 1502 ईस्वी में आता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो समुद्री क्षेत्र है उस पर क्या करना, अधिकार करना। तो एक बार हम लोग पढ़ लिए हैं। और इसको 1500 ईस्वी में एक और व्यक्ति आया था जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज। तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ प्रश्नों को क्लियर किए हैं। तो यहाँ देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा 1505 ईस्वी में भारत आता है। 1505 ईस्वी में कहाँ आता है, 1505 ईस्वी में भारत आता है और 1509 तक के क्या रहता है, भारत में रहता है। तो पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था। तो पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत कब आया, तो 1505 में आया। रहा कब तक, 1509 तक, मतलब 4 साल रहा। ठीक है, तो 4 साल रहा फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। यहाँ से प्रश्न क्या क्या बना, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय बोल सकते हैं, गवर्नर। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। अब देखिए प्रश्न क्या है, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा से एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है शांत, ब्लू वाटर पॉलिसी हो गया शांत जल की नीति। ठीक है, शांत जल की नीति, शांत जल की। ये शांत जल की नीति क्या है, देखिए यहाँ पर पूछा जाता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के द्वारा एक नीति अपनाई गई थी, वह नीति क्या था। तो इसको हम लोग अगर अंग्रेजी में बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी, और अगर इसका हिंदी जानना चाहते हैं तो शांत जल की नीति होता है। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, ये शांत जल की जो नीति है वो क्या है। तो जैसे में यहाँ जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, हिंद महासागर का जो व्यापारिक क्षेत्र है, जो व्यापार होता था हिंद महासागर के क्षेत्रों में, इस पर अधिकार था किसका, भारत का। तो भारत का अधिकार था। तो अल्मीड़ा के मन में ये था कि हमारा जो उद्देश्य है, सबसे पहले जो भारत पर तो हम लोगों ने अधिकार किया ही, लेकिन साथ ही साथ जो है हिंद महासागर का जो व्यापारिक क्षेत्र है उस पर भी अधिकार करने का प्रयास किया, कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। और इस नीति को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हम लोग शांत जल की नीति के नाम से भी जानते हैं। तो यदि पूछा जाए कि शांत जल की नीति किसके द्वारा अपनाया गया या ब्लू वाटर की पॉलिसी किसके द्वारा अपनाया गया, तो यहाँ से हम लोग आसानी से करेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ठीक है, तो शांत जल की नीति क्या था, तो हिंद महासागर के क्षेत्र में जो व्यापारिक क्षेत्र था उस पर भी अधिकार करने के लिए ये फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने प्रयास किया। उस नीति को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, आया था कितना ईस्वी में, 1505 में, और रहा था 1509 में। अब इसके बाद जो है सेकेंड जो गवर्नर भेजता है ये प्रिंस हेनरी भारत के लिए, उस गवर्नर का नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो ये ज़्यादा लंबा नाम को नहीं याद रखना है, सिर्फ इसे याद रखिए, अल्बुकर्क और अल्मीड़ा, अल्बुकर्क। प्रथम गवर्नर कौन था, अल्मीड़ा था। अब दूसरा गवर्नर कौन है, अल्बुकर्क है। तो ये 1509 तक रहा। अब 1509 ईस्वी में ही सेकेंड गवर्नर को भेजता है ये प्रिंस हेनरी, जिसका नाम था क्या, अल्बुकर्क। ये रहता है 1509 से 1515 तक। अब अगर पूछा जाए कि पुर्तगालियों का वास्तविक गवर्नर कौन था या पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक जो संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा अल्बुकर्क। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका कुछ जो है अच्छा कार्य था जो पुर्तगाल के लिए किया करता था भारत में। तो देखिए फिर से यहाँ से याद करते हैं, अल्बुकर्क 9 में तो वो चला गया, तो 9 में ही आया और 15 तक ये रहा। तो 1509 में आया और 1515 तक रहा। यह कैमा गवर्नर था, दूसरा गवर्नर था किसका, तो प्रिंस हेनरी का, जिसको हम लोग द नेविगेटर के नाम से जानते हैं। इसका कुछ कार्य ये है कि देखिए सबसे पहले तो ये जो है अल्बुकर्क जो है
यह विवाह नीति सबसे पहले भारत में आया तो विवाह नीति अपनाया। ये विवाह नीति क्या है? विवाह नीति के तहत यह क्षेत्र विस्तार किया करता था और जनसंख्या यहाँ बढ़ाया करता था। जैसे में लोगों को ये प्रेरणा देता था अल्बुकर्क कि भारत में रह करके भारतीय जो व्यक्ति से शादी किया जाए, भारतीय महिलाओं से शादी किया जाए, ताकि जो है क्षेत्र विस्तार में जो है हमें जो फायदा होगा और जनसंख्या बढ़ेगा हमारा। तो सबसे पहले तो यह नीति अपनाया। तब पूछा जाए यदि कि विवाह नीति किसने, वह पुर्तगाली गवर्नर जनरल वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने भारत में विवाह नीति अपनाया, तो वह था कौन? अल्बुकर्क था। विवाह नीति का उद्देश्य तो आप जान चुके हैं कि जनसंख्या बढ़ाना और क्षेत्र विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि यह क्या अपनाया, यह विवाह नीति भी अपनाया तथा गॉड गोल्ड और ग्लोरी नामक नीति अपनाया। जैसे 3G नीति किसने अपनाया? तो ये अपनाया है अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क। ये 3G नीति क्या है? तो 3 से आप याद कीजिएगा, 3 का मतलब 3G। देखिए, गॉड गोल्ड GLUAR गॉड गोल्ड ग्लोरी नामक नीति किसने अपनाया? तो यह था क्या, किसका? अल्बुकर्क का। कुछ नीति था मतलब गॉड मतलब सोना, गॉड मतलब भगवान, गोल्ड मतलब सोना, ग्लोरी मतलब कुछ होता है। तो यह मतलब धार्मिक और संपत्ति से रिलेटेड कुछ नीति भी अपनाया करता था। वह कथन, यह नीति किसका था? अल्बुकर्क का। जैसे में ब्लू वाटर पॉलिसी किसका था? अल्मीड़ा का था। उसी प्रकार से गॉड गोल्ड ग्लोरी नामक नीति किसने अपनाया? तो यह अल्बुकर्क ने अपनाया। विवाह नीति किसने अपनाया? तो अल्बुकर्क अपनाया। और उसके साथ साथ ही देखिए कुछ प्रश्न को, यहाँ से देखिए क्या होता है। यहाँ से बोला गया कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक है ना, वास्तविक जो है गवर्नर माना जाता है। तो किसको माना जाता है? तो माना जाता है अल्बुकर्क को। हम बताए हैं कि गवर्नर तो बहुत आए, जैसे में अल्मीड़ा भी आया, लेकिन वास्तविक अगर संस्थापक माना जाएगा भारत में, पुर्तगालियों का वास्तविक जो है संस्थापक, जो कि वास्तविक जो है किसको माना जाएगा? तो अल्बुकर्क को माना जाएगा। ठीक है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखिए क्या है। अल्बुकर्क जब भारत में आया था तो यहाँ से हम लोग एक प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे में ये है कर्नाटक, इसके बगल में क्या है? गोवा। ठीक है, तो कर्नाटक का एक शासक हुआ करता था। ये कर्नाटक देखिए गोवा से सटा हुआ है, गोवा से लगे हुए हैं। तो यहाँ कर्नाटक में एक जगह था जिसका नाम था बीजापुर। ठीक है ना? हाँ, सही है। तो कर्नाटक में एक जगह था बीजापुर। ठीक है ना? ये बीजापुर के एक शासक हुआ था यूसुफ आदिल शाह। चलिए आदिल शाह पूरा नाम लिखते हैं, आदिल शाह। तो यहाँ से याद रखिएगा, कर्नाटक में एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है? बीजापुर। और बीजापुर के एक शासक है आदिल शाह, और इस आदिल शाह के अधिकार में पड़ता था क्या? गोवा। तो जब अल्बुकर्क, देखिए सेकेंड जब गवर्नर, ये तो अल्मीड़ा आया था, अब सेकेंड गवर्नर आता है कौन? अल्बुकर्क जब आता है कितना ईस्वी में? 1510 ईस्वी में। पूछा जाएगा कि अल्बुकर्क ने आया तो गोवा पर गया, और गोवा किसके नियंत्रण में था? आदिल शाह के नियंत्रण में था। और यह आदिल शाह को क्या करता है? अल्बुकर्क जो है पराजित करता है, और इस गोवा पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। तो 1510 ईस्वी की बात है कि जब अल्बुकर्क गोवा पर आता है और गोवा के शासक आदिल शाह को हराता है, और पूरा गोवा पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। उस दिन से गोवा भारत के अधिकार से जो है वंचित हो जाता है, और गोवा पर किसका अधिकार होता है? पुर्तगालियों का हो जाता है। अब भारत के नक्शा कैसे हो जाएगा? यहाँ से तो आएगा, लेकिन यहाँ से कट करके फिर ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह के भारत का नक्शा बहुत दिनों तक रहा। मतलब कितना दिनों तक रहा? 150 सालों तक रहा।
150 सालों तक। पूछा जाएगा पुर्तगालियों ने भारत पर कितने दिनों तक शासन किया, तो 150 सालों तक शासन किया, अर्थात भारत का नक्शा ऐसे था। तो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया यूसुफ आदिल शाह से, गोवा पर संपूर्ण पुर्तगालियों का क्या हो गया, अधिकार हो गया। अब इस अधिकार के साथ साथ कुछ और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे में विवाह नीति अपनाया, 3G नीति अपनाया, गॉड गोल्ड ग्लोरी नामक नीति अपनाया। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ एक है महत्वपूर्ण मंडी था, एक मलक्का मंडी। मलक्का एक जल संधि भी होता है मलक्का। तो ये मलक्का पर अधिकार कौन कर लिया, नियंत्रण कौन कर लिया, अल्बुकर्क कर लिया। साथ ही साथ क्या किया, यहाँ पर ही फारस की खाड़ी पर भी अधिकार कर लिया। यहाँ पूछेगा कि मलक्का जल संधि पर किसने अधिकार किया, तो अल्बुकर्क किया। और फारस की खाड़ी पर भी, फारस की खाड़ी पर स्थित एगो था हरमुज, ये हरमुज पर भी किसने अधिकार कर लिया, तो अल्बुकर्क ने अधिकार कर लिया। तो दो प्रश्न याद रखिएगा कि एक फारस, एक क्या है, फारस है ना, एक फारस पर अधिकार किया, नियंत्रण, फारस पर नियंत्रण किया। और एक जो है यहाँ बड़ी देखिए, फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में क्या है, एक हरमुज है। ये हरमुज पर भी क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। तो ये दो जगह पर जो है अल्बुकर्क ने जो है नियंत्रण कर लिया। और पहले तो गोवा पर अधिकार कर ही लिया था, कितना ईस्वी में, 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया। और 1515 में जो है अल्बुकर्क फिर वापस पुर्तगाल चला गया। तो ये पुर्तगाल का कहानी था, ठीक है। तो पुर्तगाल का कहानी इस प्रकार से है। अब हम लोग कुछ और बचे हुए प्रश्नों को जानते हैं। अब अल्बुकर्क के बाद एक और जो है पुर्तगाली यात्री आया 1530 ईस्वी में, ठीक है। 1530 ईस्वी में एक और व्यक्ति आता है, यहां से याद रखिएगा 1530 ईस्वी में, ठीक है। ये 1530 ईस्वी में आता है एक निनो डी कुन्हा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो जो प्रीवियस ईयर प्रश्न रहे उसे हमेशा याद करते हुए चलिए। जैसे 1530 ईस्वी में एक और व्यक्ति आया जिसका नाम था क्या, निनो डी कुन्हा। निनो डी कुन्हा से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे में पूछा जाता है कैसे, यहाँ से, वह कौन सा पुर्तगाली यात्री था जिसने कोचिन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। गोवा को राजधानी बनाया, ये बनना था किसको, कोचिन को, लेकिन कोचिन को न बनाकर किसको बनाया, गोवा को बनाया। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि वह कौन सा पुर्तगाली यात्री था जिसने कोचिन के जगह जो है गोवा को राजधानी बनाया, तो ये बनाएगा निनो डी कुन्हा। और निनो डी कुन्हा भारत कब आया, तो 1530 ईस्वी में, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब देखिए क्या हुआ, निनो डी कुन्हा के द्वारा और कुछ प्रश्न बनता है। जैसे में निनो डी कुन्हा क्या किया, 1534 ईस्वी में बेसिन पर अधिकार कर लिया। बेसिन जो जगह था हमारा, बेसिन जो हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में, बेसिन की संधि। तो ये जो बेसिन जगह है, बेसिन पर अधिकार किया कितना ईस्वी में, 1534 ईस्वी में। और 1535 ईस्वी में दीव पर, और 1559 में कहाँ किया, दमन पर। 1559 में किस पर कर किया, दमन पे। तो यहाँ से याद रखिएगा, जैसे में यहाँ से कुछ 1534 में बेसिन, ऐसे लिख लिख के याद कीजिए हमेशा। 1530 में बेसिन, 1535 में कहाँ, दीव, और 1559 में कहाँ, दमन, ठीक है। ये दो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि 1535 में किस पर अधिकार किया, दीव पर, और 1559 में किस पर अधिकार किया, दमन पर। कौन किया, तो निनो डी कुन्हा किया। कितना ईस्वी में आया था ये, 1530 में आया था। ये आया था कितना ईस्वी में, तो ये आया था 1530 में आया था, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हम बता रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से प्रश्न को अगर लिख करके पढ़ते हैं तो हमेशा याद रहेगा, लिख करके। और साथ ही साथ दिमाग और हाथ दोनों एक साथ जब चलेगा तो बहुत सारा प्रश्न याद रहता है। हमने कुछ प्रश्नों को लिख करके इसलिए रखा है ताकि हमें लिखने में आसानी हो, और ज़्यादा लिखना ना पड़े, सिर्फ हमें इंडिकेट करना हो, समझाना हो, ठीक है। तो इस तरह से है। और हमारे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम बार बार इरेज करते रहें। तो 1535 में दीव पर, अब 1559 में कहाँ, दमन पर, अब 1534 में कहाँ, बेसिन पे। अब आया था कब, 1530 में। कौन आया था, निनो डी कुन्हा, ठीक है। यहाँ तो हम लोग पढ़ चुके हैं। पुर्तगाली गवर्नर एक था मार्टिन डिसूजा, उसके साथ में एक आया था, संत आया था जिसका नाम था क्या, जेवियर। और जेवियर जो कहा था क्या, जेवियर क्या कहा था कि जो पुर्तगाली जो है
पुर्तगाली साम्राज्य जो भारत में बसाया गया उसको कहा गया है, क्या कहा गया? एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया किसे कहते हैं? तो भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित किया गया उसे एस्तादो द इंडिया कहा। कौन? तो जेवियर कहा। ये बार बार याद रखिएगा, हमेशा प्रश्न पूछता है। अब यहाँ से कुछ नोट याद करना है। जैसे में पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में क्या किया? कोचीन, केरल, क्या किया? कोचीन जो है केरल में, कहाँ कोचीन है? केरल में, केरल राज्य में है। कोचीन में पहली फैक्ट्री खोला। पूछा जाए पुर्तगालियों का पहली फैक्ट्री कहाँ खोला गया? पुर्तगालियों का पहली फैक्ट्री खोला गया कहाँ? कोचीन में। तो कोचीन तो आप जानते हैं कि केरल में है, ठीक है। अब दूसरी फैक्ट्री कहाँ खोला गया? तो दूसरी केरल में पहली हो गया, और 1505 में है ना कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री खोला गया। तो ये दो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इसलिए इसे नोट में रखा गया है। पुर्तगालियों का पहली फैक्ट्री कहाँ खोला गया? कोची में। कोची कहाँ है? केरल में। दूसरा कुन्नूर में 1505 में। 1505 में दूसरा, 1503 में तो पहला। तो 2 साल बाद खोला गया कुन्नूर में, ठीक है। और दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया गया कितना में? 1505 में। तो इसको याद रखिए। अगर लगे कि थोड़ा हार्ड है तो 2-3 बार कहीं और लिख लीजिए। जैसे में फिर से एक बार हम ही लिख लेते हैं खुद। जैसे में 1503 में कहाँ खोला गया? कोची में। और कोची हम जानते हैं कि केरल में है। और 1505 में खोला गया कहाँ? कुन्नूर में। कुन्नूर में, ठीक है, ये जगह। तो ये खोला गया पुर्तगालियों का प्रथम और दूसरी फैक्ट्री। प्रथम फैक्ट्री कोची केरल में और दूसरा 1505 में कुन्नूर में खोला गया। अब यहाँ से हम लोगों तो ये भी जाने हैं कि तंबाकू की खेती के बारे में जानकारी कौन दिया? पुर्तगाली लोग दिया, है ना। अब देखिए, सबसे पहले 1498 में आया, लेकिन गया 1961 में। 1961 में ईस्वी में कब जाता है? जब उस समय जवाहरलाल नेहरू का शासन होता है। तो गोवा को 1961 में जो है पुर्तगालियों के कब्जे से आज़ाद कराते हैं जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। और देखिए क्या होता है, यहाँ से जब फिर से भारत का नक्शा इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो 1510 में आया और 1961 में छोड़ करके गया पुर्तगाली। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में पुर्तगालियों ने कितने दिनों तक अधिकार किया। तो आशा करते हैं कि ये आज का जो है क्लास आपको अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। जो विद्यार्थियों का कुछ प्रॉब्लम हो तो एक बार वीडियो पोस्ट करके देख ले, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम इसका अगले वीडियो में, और हम लोग पढ़ेंगे डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडन के। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।